गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। यह आपके फर्स्ट पेपर का जो पहला यूनिट है उसी में से है। अभी तक हमने जीआई ट्रैक्ट पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैनक्रियास। पैनक्रियास आपके लिए नया नहीं है। जो लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे जीआई ट्रैक्ट, उसमें पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय की खूब चर्चा हुई थी और आपको पता था कि this is the main gland that produces the digestive enzyme for the working of the GI tract। ठीक है, तो हम देखते हैं कि what is pancreas? Pancreas is the basically structure that is lodged in the U-shaped curvature of the initial part of intestine that is called as duodenum। ये आप देख रहे हो, this is the stomach and this is the U-shaped curvature of the initial part of intestine जिसको हम duodenum बोलते हैं, और उसमें ये पैनक्रियास लॉज्ड है। इसका वजन आमतौर पर 50-60 ग्राम के आसपास होता है एंड दिस मेजर्स approximately 10 to 15 centimeter। So you know already that this is the pancreatic duct। We don't have to do this thing right now for this particular topic। ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है और इसमें ये पैनक्रियाटिक डक्ट ऐसे बाइल डक्ट के साथ मिलकर के कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जाकर के मिल रहा है इसमें। ठीक है, फिर ये मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज वगैरह बनते थे, बट दिस वेयर द डाइजेस्टिव फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाज। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट पैनक्रियाज हैज टू परफॉर्म अनदर फंक्शन आल्सो दैट इज एंडोक्राइन फंक्शन दैट वुड बी डिस्कसिंग आफ्टर सम टाइम। कुछ देर में हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम भी हम पिछले में जो आपके लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, उसमें हम डिस्कस ये डायग्राम बता चुके थे आपको कि दिस इज द डिओडिनम और इसमें ये दिस इज पैनक्रियास। पैनक्रियास में बेसिकली ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये जो ज्वाइन होता है डिओडिनम में, तो वहां ज्वाइन होने से पहले दो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। एक होता है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट दैट इज डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और दूसरा होता है प्रिंसिपल दैट इज डक्ट ऑफ विल्सन, डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो देयर आर टू functions of pancreas। one is exocrine function। exocrine function क्या होता है? exocrine functions में normally the exocrine glands produces the enzyme। actually exocrine glands जो होते हैं they stay right at the place where it has to work। जैसे अब digestive gland है तो वो आहार नाल में मिलेगा, ठीक है। लीवर में जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स वही होते हैं। जो एंजाइम जहां प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स आमतौर पर वही होते हैं, या फिर इफ द एंजाइम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड समवेयर एल्स देन इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द डक्ट। किसी डक्ट के जरिए, नलिका के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर आता है, मतलब दे आर द ग्लैंड्स प्रोवाइडेड विद डक्ट्स और डक्ट्यूल्स। एंडोक्राइन फंक्शन की जहां तक बात है तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें बेसिक फर्क ये है कि द एंडोक्राइन सिक्रीशंस आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सीधा सीधा रक्त में छोड़ दिया जाता है एंड बेसिकली इट इज द ब्लड सर्कुलेशन पाथवे। ये जो रक्त परिसंचरण का मार्ग है ये इस रास्ते से ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। सो एक्सोक्राइन फंक्शंस में क्या होता है कि बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन, कि वो काम वहीं पर हो रहा है। एंजाइम जो है इट हैज टू परफॉर्म सम सिंथेटिक फंक्शंस और हाइड्रोलिटिक फंक्शंस और एनी अदर काइंड ऑफ फंक्शन दैट पर्टिकुलर एंजाइम हैज टू परफॉर्म। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वहां होते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड इज मोर और लेस अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स विच आर लोकेटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो दो कोशिकाएं एक दूसरे से दूर में स्थित हैं
उनके बीच का एक कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, अब एक कोशिका को दूसरे को कम्युनिकेट करना है तो क्या करेंगी कि उसको कम्युनिकेशन के लिए कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दैट इज हार्मोन, दैट इज रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, दैट ब्लड एक्चुअली टेक्स दैट मॉलिक्यूल टू द सेल। अब सवाल ये होता है कि उस मैसेंजर मॉलिक्यूल को सिर्फ वही सेल क्यों पहचानता है जो कि उससे रेस्पॉन्ड करना होता है? वो इसलिए होता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल द रिसीविंग सेल इज प्रोवाइडेड विद सम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या होता है कि जो एक, मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से एक हार्मोन निकलता है FSH, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन काम करेगा या तो टेस्टिस पे या ओवरी पे, तो इसको जो पहचानने वाले, इस हार्मोन को पहचानने वाले रिसेप्टर इन्हीं गोनैड्स पर या इन्हीं ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं, और वो सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम से आता है, किसी डक्ट से नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो हम इसकी और चर्चा करेंगे, बट यू नीड टू नो दैट one of the function of the pancreas is endocrine also. So this is the pancreatic secretion, we have discussed already this. So आप अपने पिछले लेक्चर्स में जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, उसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं. देयर आर सम इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स आल्सो दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड later they are converted into its active form by the action of enterokinase. We have discussed all this. इसका रेगुलेशन कैसे होता है ये भी हमने देख लिया, जो सिक्रिटीन और कोलिसिस्टोकाइनिन से होता है. We have discussed all those things. This is the regulation of secretion. Now, so this is the histological structure of pancreas. जब आप माइक्रोस्कोप में 10x के मैग्निफिकेशन से देखेंगे तो द सेक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू विल अपीयर लाइक दिस. अब ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर इस तरह का दिख रहा है, ये बीच में डक्ट है, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट्यूज जो भी है, ये दिस इज द सेक्शन ऑफ द डक्ट. सो अब देखिए कि यहां पे क्या है कि देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ आइलैंड्स आर क्रिएटेड. ये जो कुछ सेल्स हैं इसकी बनावट बिल्कुल अलग है. ये जैसे किसी बड़े से सागर में कोई द्वीप की तरह होते हैं, उसी प्रकार से ये कोशिकाएं होते हैं बिल्कुल अलग. ये जो नॉर्मल जो एक्सोक्राइन कोशिकाएं हैं इसकी संरचना आपको अलग से दिखेगी, और ये संरचना थोड़ी सी आपको स्टेनिंग में भी बिल्कुल अलग से दिखेगी. ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे. तो बेसिकली ये द्वीप जैसी संरचना है, इसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, किसी साइंटिस्ट के नाम पे ये पड़ा है. ठीक है. सो दिस इज द पैनोरामिक व्यू और द लो मैग्निफिकेशन व्यू ऑफ द पैनक्रियास. अब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे. अगले स्लाइड में देखिए. नाउ इफ द सेम टिश्यू इज ऑब्जर्व एट द हायर मैग्निफिकेशन, मे बी 40x और 100x, तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा. ठीक है. एंड these two slide जो आप देख रहे हैं, दिस इज इंटायरली द एक्सोक्राइन पार्ट. अभी इसमें एंडोक्राइन पार्ट अपने को नहीं दिख रहा है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नहीं दिख रहा है. ये कुछ आपको यहाँ टिश्यूज के जो ये बहुत सारी कोशिकाओं का ये गुच्छा नजर आ रहा है ना आपको, ये जो गुच्छा नजर आ रहा है, वैसे तो ये गोल देखने में लग रहा है इस सेक्शन की वजह से, बट बेसिकली दे आर लाइक द क्लस्टर ऑफ सम बेरीज. मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, उस तरह से होता है कि दीज आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट एक्चुअली दे आर ओरिएंटेड लाइक अ बेरी या ग्रेप्स. और ये सारे गुच्छे हैं, इनसे एक नलिका भी बाहर निकलेगी, अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे. और होता क्या है कि इसका जो सिक्रीशन होता है, वो जिस डक्ट के थ्रू जिसका ट्रांसपोर्ट होता है वो डक्ट ये है. दिस इज द डक्ट थ्रू विच द एक्सोक्राइन सिक्रीशंस आर ट्रांसपोर्टेड. ये हम आगे अभी देखेंगे. और इसका देखिए कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इसका एपिथेलियल सेल्स अलग तरह का होता है. दिस इज क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर. सो दो ऑल दीज स्ट्रक्चर these are called acines. Acines means the cluster of the cell which appear like the berries or grapes. जो अंगूर के गुच्छे की तरह जो क्लस्टर कोशिकाओं का होता है उसको हम एसाइनस बोलते हैं. ये लीवर में भी होता है, पैनक्रियास में भी होता है.
दूसरी जगह भी होता है। यहां भी आप देखिए कि एक डक्ट बना हुआ है बड़ा सा, क्योंकि ये बड़े आकार का डक्ट है, ठीक है। और ये इसी प्रकार के बहुत सारे डक्ट एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या होगा, वो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे। तो चूंकि हम सेक्शन में देख रहे हैं तो कोई नलिका का हमको ऐसे ही काट मिलेगा, ऐसे ही अनुप्रस्थ का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें किसी भी डक्ट का या किसी नलिका का दिखेगा। So these are the acinar cells which are shown in the higher magnification here. Now go to the next slide. No. So this is the diagrammatic representation of an exocrine part of the pancreas. ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि these are the acinar part of the exocrine cells, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, बहुत सारे अंगूर जैसे गुच्छे हैं, है ना, ये गुच्छे आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। तो दीज आर द सिक्रीटरी सेल्स, ये स्रावी कोशिकाएं हैं। इन स्रावी कोशिकाओं में जो बीच में ब्लैक जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर द जाइमोजेंस। जाइमोजेंस मीन्स दीज आर द इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ द एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पैनक्रियास। वहां से क्या सिक्रीट होता था, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब जो एंजाइम सिक्रीट होते थे ना, तो दोज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ द एंजाइम्स आर कॉल्ड जाइमोजन, ठीक है। तो ये जाइमोजन मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, ये सिक्रीटरी सेल्स हैं। अब कहीं भी जहां जो सेल सिक्रीट करता है कुछ भी, वहां आप ये मान के चलो कि उसका जो ER मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है काफी विकसित अवस्था में होता है। ऐसे यहां आप देखिए कि एक ये सिंगल कोशिका को यहां दिखाया गया है, ठीक है। यहां आप क्या देख रहे हो कि ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, दीज आर द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। सो व्हाट हैपेंस दैट द प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन्स आर synthesized at these rough endoplasm reticulum। आपको पता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। सो दोज प्रोटीन्स starts being produced at the ribosomes of the RER, rough endoplasm reticulum। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बनने के बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो ल्यूनर पार्ट होता है, इसका अंदर की जो जगह होती है उसमें जमा होता है, और वहां से फिर वेजाइकल्स के फॉर्म में ये जाइमोजन ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहां पर, कि गोल्जी में। दिस इज द गोल्जी। फिर गोल्जी से फिर ये क्या होता है, गोल्जी से छोटे छोटे वेजाइकल बन करके यहां जमा होते हैं। सो दीज आर द वेजाइकल्स ऑफ जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। मतलब ये उन एंजाइम्स का क्या है कि छोटे छोटे वेजाइकल, ये थैलीनुमा संरचना है जो एक्जोसाइटोसिस के जरिए इन कोशिकाओं से बाहर निकलता है, समझ गए। सो ये इसका सिस एंड है, इसका ट्रांस एंड है। तो ट्रांस एंड से ये एक्जोसाइटोसिस के जरिए निकलेगा। तो निकलने के बाद क्या होगा कि इस जगह पे पहुंचेगा। ये सारे जगह का देखिए कि जो ये पिरामिड टाइप सेल्स है, नहीं पिरामिड जैसे क्या होता है कि नीचे एक तरफ नीचे ज्यादा चौड़ा होता है, धीरे धीरे सकरा होता जाता है। तो ये उसी प्रकार से ये एक तरफ तो ज्यादा चौड़ा है और धीरे धीरे ये सकरा होता चला गया। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पिरामिडल सिक्रीटरी सेल्स, पिरामिडल स्रावी कोशिकाएं। ये स्राव यहां पर जमा होते हैं। ये जो स्राव यहां पर जमा होते हैं, इसकी ये जो डक्ट्यूल्स बना हुआ है, ये जो छोटा सा जो नलिका बनी हुई है जिसमें से स्राव जो है वो आगे जाके ट्रांसपोर्ट होगा, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज अ लाइनिंग ऑफ सेंट्रो एसाइनर सेल्स। मतलब ये एसाइनर सेल्स तो ये भी है, बट दीज आर द सिक्रीटरी एसाइनर सेल्स, वेयर एज द एसाइनर सेल्स दैट एक्चुअली forms the lining of this intercalated duct are called centroacinar cells। ठीक है, इस डक्ट्यूल से जाएंगे, ये इंटरलोबुलर डक्ट से जाएगा। ये छोटे छोटे इसी प्रकार से बहुत सारे इंटरलोबुलर डक्ट जो होते हैं वो बड़े डक्ट बनाएंगे। एंड फाइनली दोज bigger size ducts will join the pancreatic duct that actually takes the pancreatic secretion to duodenum। ठीक है, ये देखिए the same structure is there। Here you'll find this is the centroacinar cells and these are the acinar cells। ये सारे बने हुए हैं, ठीक है। These are intercalary duct in the section
Let us go to next slide. Again here what do you see? These are the cells. These cells are this is the micrograph of electron microscopy, right? इसमें क्या आप छोटे छोटे यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर ये केंद्रक है, इसका केंद्रक है, ये केंद्रक पे यहाँ पे अपने को अभी ये ER तो उतना ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें गॉल्जी दिख रहा है स्टेनिंग की वजह से, बट यू कैन फाइंड सो मेनी ग्रेन्यूल्स ऑफ zymogen accumulated just to be released through the process of exocytosis. ये सारे के सारे जमा हैं, and this is the structure of the single secretory acinar cells. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है. Now I'll skip this क्योंकि ये जो है बेसिकली कैसे बन रहा है, कैसे उसका साइटोलॉजिकली सेपरेशन करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं कि किस प्रकार से ये इस बात को, जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई ना कि द सिंथेसिस ऑफ द zymogen और द इनएक्टिव एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज, ये सिंथेसिस का की जो शुरुआत होती है वो ER से होती है, ER से फिर गॉल्जी में जाती है, गॉल्जी से फिर लाइसोसोम जैसे कुछ थैलीनुमा संरचना बनते, फिर वहां से जाते हैं. तो इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये उसका डायग्राम है, ये आगे पढ़ेंगे आप. नाउ दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास. अभी हमने जो सबसे पहला डायग्राम जो देखा था हिस्टोलॉजी का, उसमें आपने देखे थे कुछ उसमें आइलेट्स बने हुए थे ना आइलेट्स. तो आइलेट्स के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनका जिक्र है इसमें, ठीक है. नाउ सी द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास. तो ये एसाइनर सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, राइट. इसके अंदर देखिए जो बीच में द्वीप बना हुआ था, इसमें आपको इस डायग्राम में तो दो तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं. वन इज अल्फा सेल दैट प्रोड्यूसेस द ग्लूकागॉन. दिस इज वन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम the islet of Langerhans, and another is beta cell. This is very important because this produces the insulin, और इंसुलिन के बिना हमारे शरीर का ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं हो सकता. एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज व्हाट, क्या कॉज करता है? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको, ठीक है. इसके अलावा दो प्रकार की कोशिकाएं और भी इसमें मिलती हैं. जैसे एक होती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा सेल्स, ठीक है. एक होती है इसको हम कहते हैं डेल्टा सेल. तो ये अल्फा सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन एक्चुअली टोटल जो एंडोक्राइन सिक्रीशन होता है ना उसका 25% के आसपास होता है. ये राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, मैं लिखूंगा नहीं. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल endocrine secretion of the pancreas, and this is around 70 to 75%. This is 20 to 25%, this is 70 to 75%. इसके अलावा कुछ और कोशिकाएं होती हैं, इसको हम डेल्टा सेल्स कहते हैं. डेल्टा सेल प्रोड्यूसेस द सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है ये कई जगह निकलता है. ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, यहाँ तक कि हमारे GI ट्रैक्ट में भी निकलता है. और स्टैटिन का मतलब होता है टू इनहिबिट समथिंग, किसी चीज को रोकना. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्टमक और इंटेस्टाइन में जो ये सोमैटोस्टैटिन निकलते हैं, दे एक्चुअली इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ दोज एंजाइम व्हेन दे आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और समथिंग. उसी प्रकार से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जब सिक्रीशन होता है, जब एनफ अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं, या कोई भी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है, पर्टिकुलरली मैं ग्रोथ हार्मोन की या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की बात कर रहा हूं, तो वहां इन हार्मोन के सिक्रीशन को चेक करने के लिए सोमैटोस्टैटिन का इस्तेमाल होता है. अब यहाँ ये जो अल्फा और बीटा कोशिकाओं के अलावा जो तीसरी कोशिका मान लीजिए, थोड़ी थोड़ी ये बीच बीच में ये मान लो, जैसे मैं ये बना के दे रहा हूं आपको. These cells are the delta cell. क्या ये डेल्टा सेल है ना? ये डेल्टा सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? ये डेल्टा सेल बनाएगा सोमैटोस्टैटिन. दिस विल एक्चुअली इनहिबिट द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ
इधर द ग्लूकागॉन और इंसुलिन, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मात्रा जब प्रॉपर मात्रा में स्रावित हो चुकी होती है तो उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम ये डेल्टा सेल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कोशिकाएं होती हैं इसमें, जिसको हम पीपी सेल बोलते हैं, और ये बहुत कम होता है। और एक्चुअली ये खास तौर से ये देखा जाता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो हमारे भूख बढ़ाने में काम आता है, लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट, करीब 0.5% या उतना ही सीक्रेट होता है। बाकी 4% के आसपास ये सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट होता है ना। इस सारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, 4 तरह की कोशिकाएं बताई, जिसमें 2 तरह की कोशिकाएं आप यहां देख रहे हो। नंबर 1 वाज अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल। This produces glucagon, this produces insulin and this produces somatostatin। ये नोट कर लीजिए आप। इसके बीच में भी वैसे ही डक्ट्स बने हुए हैं, जो भी इनका सिक्रीशन होगा इन डक्ट के जरिए क्या होता है, बड़े डक्ट्यूल्स में जाता है। और ये फिर, और यहाँ क्या होता है, ये जो डक्ट है ये दीज आर द बेसिकली ब्लड कैपिलरीज। हमने आपको कहा कि जो भी एंडोक्राइन सिक्रीशंस होगा उसके प्रोडक्ट हमेशा ही ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरी है ये बड़ी कैपिलरी बनाएगी, और ये बड़ी कैपिलरी जाकर के कहाँ जाएगी, यहां से ये मिजेंट्रिक आर्टरीज के जरिए, है ना, ये मिजेंट्रिक वेन आर्टरी वेन के जरिए, सॉरी मिजेंट्रिक वेन के जरिए कहाँ चला जाएगा, ये पहले तो इंटेस्टाइन के वॉल में घुसेगा और वहां से मिजेंट्रिक वेन के जरिए ये लीवर में चला जाएगा। ये जो सिक्रीशंस है, क्योंकि मेजर जो अल्फा ग्लूकागॉन या इंसुलिन की आवश्यकता जो पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है लीवर में। क्योंकि ये जो आगे ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाली सारी क्रियाएं जो होती हैं कहाँ होती हैं, वो लीवर में होती है। तो बेसिकली ये हार्मोन्स हैं, ये किसी भी शुगर को रेगुलेट करने वाले जो ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस वगैरह जो प्रोसेस होते हैं उसको ये एग्जीक्यूट नहीं करते, इसके रेगुलेटर्स हैं। ये जा करके लीवर सेल्स को सिग्नल देते हैं भाई ये काम होना चाहिए। सो द फंक्शन ऑफ दीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ दीज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज टू कम्युनिकेट द लीवर। ये लीवर को जाके कम्युनिकेट करता है कि भाई ग्लूकोज लेवल कम हो गया, अब ये काम करो, ग्लूकोज लेवल बॉडी में या ब्लड में बढ़ गया, ये अब ये काम करो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्चुअली सिग्नल देते हैं किसको, लीवर की कोशिकाओं को। उसी प्रकार से आप देखिए कि इधर एक बीटा सेल है, एक अल्फा सेल है, बीच में क्या है, दिस इज द ब्लड कैपिलरी गोइंग एंड दिस ब्लड कैपिलरी विल एक्चुअली रीचेस थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन टू द लीवर। ये द सेम डायग्राम, these are the acinar cells and these are the cells of the islet of Langerhans, and among these cells, जैसे ये कोशिका आप देख रहे हैं, ये कोशिका देख रहे हैं, ये कोशिका देख रहे हैं, ये जो 2-3 तरह की कोशिका देख रहे हैं आप, these cells are the alpha cell, beta cell and delta cell of the islet of Langerhans. This is again an electron microscope of the islet of Langerhans. These are the alpha cells stand, these are the beta cells stand from the islet of Langerhans. Okay. Now we'll discuss the function of the endocrine functions of the pancreas. The pancreatic tissues that function as endocrine gland, they produces hormones. मैंने बताया अभी। Beta cell produces insulin, and that is approximately 70 to 75% of the total endocrine secretion of the pancreas. दूसरा, alpha cells, that produces actually glucagon, and that is actually 20 to 25% of the total secretion of the pancreas. और एक डेल्टा सेल जिसके बारे में हमने बताया, वो क्या करता है, वो सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है, करीब 4% ऑफ द टोटल सिक्रीशन ये होता है। और इसका हमने बताया कि जो इंसुलिन का काम है, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकागॉन क्या करता है, इट इनहेंसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो एक रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, कौन, इंसुलिन,
और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इसका उल्टा करता है, ये रक्त में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन्स आर एंटेगोनिस्टिक। ये जो दोनों हार्मोन काम करते हैं एक दूसरे के विपरीत परिणाम वाले काम करते हैं, ठीक है। और डेल्टा सेल का काम ये है कि जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन या ग्लूकागॉन जब सिक्रीट हो गया है तो उनके सिक्रीशन को चेक करने का काम कौन करता है, दिस वर्क इज परफॉर्म बाय द सोमेटोस्टैटिन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द डेल्टा सेल ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट, राइट। तो ये बता ही दिया मैंने आपको, दिस pancreatic islet consists multiple small cluster of cells scattered throughout the gland as pancreatic islet, and alpha cell secrete glucagon that raises the blood glucose, beta cell secretes the insulin that lowers the blood glucose, delta cell secretes the somatostatin that inhibits the secretion of glucagon and insulin both, right। चलिए ये आइलेट से डायग्राम आ गया, चलो जाने दो। नाउ दिस इज द पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसमें देखिए दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वन इज ऑफ 21 अमाइनो एसिड लेंथ एंड अनदर इज ऑफ 30, मतलब कुल मिलाकर के इसमें अमीनो अम्लों की संख्या कितनी हो गई, 30 and 21 दैट इज 51। कुल 51 अमीनो अम्ल का बना हुआ ये हार्मोन होता है। और ये जो दोनों चेन हैं, these chains are joined together by डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ देख रहे हैं एस 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 और बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ भी होता है। दे एक्चुअली establishes the structural conformation of this hormone। तो इसमें देखिए ग्लाइसिन, ये क्या है, आइसोल्यूसिन है ना, वैलिन है ना, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, सिस्टीन है, थ्रोनिन है। तो उस प्रकार से ये 21 अमाइनो एसिड है इधर है और 30 अमाइनो एसिड है, दो चेन को मिलकर के ये इंसुलिन बनता है। एंड दिस इंसुलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट, जो अभी हम बता चुके हैं, राइट। तो इंसुलिन का काम क्या है, दिस इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑन लीवर सेल, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। इसका काम क्या है, इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल। अगर इंसुलिन रहेगा तभी कोशिकाओं में ग्लूकोज जाएगा, नहीं तो इंसुलिन ब्लड में होने के बाद भी नहीं तो ग्लूकोज ब्लड में होने के बाद भी कोशिकाओं में नहीं जाएगा। एंड those glucose are utilized as a source of energy। Besides that, if the मान लीजिए कि जब आपने खाना खाया, सपोज खाना खाने के बाद अचानक से ब्लड में बड़ी मात्रा में ग्लूकोज चला गया, और ये होगा क्योंकि आपने खाना खाया है, तो खाने में डाइजेशन के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, चावल खाया है, रोटी खाई है, दूध खाया है, जो भी खाया है, उसमें जो भी शुगर है ना, वो सारा का शुगर डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में बदला है। और ग्लूकोज जो है जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड में अचानक से आपके शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब आपने खाना खाया, आधे घंटे के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल अगर 100 है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200-300 के आसपास। नाउ दैट एलिवेटेड लेवल ऑफ द ग्लूकोज हैज टू बी ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल, ठीक है। इसको वापिस लाना पड़ेगा। ये लाने का काम कौन करता है, इंसुलिन। तो क्या करेगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में संचित कर देगा। फिर आपने 7-8 घंटे खाना खाया नहीं, बॉडी ने वो ग्लूकोज यूज कर लिया। अब बॉडी ने यूज कर लिया, ऑब्वियसली द ब्लड ग्लूकोज विल गो डाउन इन द ब्लड, there would be less glucose available for the cells to use. In that case, that glucagon will again actually get converted into the glucose। फिर वो ग्लूकागॉन जो बेसिकली ग्लूकोज का ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन बेटा ग्लाइकोजन जो है दैट इज बेसिकली द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो वो ग्लाइकोजन फिर क्या होगा,
वो डिग्रेड होकर के वो टूटेगा और टूटने के बाद फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ये काम होता है। तो ग्लाइकोजन बनाने की जो क्रिया है ये इंसुलिन करता है। और ग्लाइकोजन क्यों बनाता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस ग्लूकोज बॉडी में आ गया है, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन टू ब्रिंग द ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द नॉर्मल लेवल। सो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के इसको करता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में भी बदलता है। इससे जो ज्यादा ग्लूकोज का जो डाइट है उससे क्या होता है, फैट बढ़ता है, क्योंकि ये ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू द ट्राइग्लिसराइड एंड दोस ट्राइग्लिसराइड्स आर stored in the fat cells. Similarly, ये सेल्स एमिनो एसिड्स की एंट्री को भी स्टिमुलेट करता है और बढ़ाता है। तो मतलब ये एमिनो एसिड का भी यूज इंसुलिन की वजह से ज्यादा बढ़ता है। सो इंसुलिन का एक्शन क्या है? इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जैसे मैंने कहा कि ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो लीवर में स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन एक्चुअली डज द affects the process of glycogenesis, genesis of glycogenesis in the liver, that actually converts the surplus glucose of the body into the glycogen. जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और उसको लीवर में स्टोर कर लिया गया। सो इंसुलिन फोर्सेज द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर एंड मसल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये लिवर के अलावा मसल्स में भी होता है। लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन कॉजेज लिवर सेल टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये ग्लाइकोजन जो है फिर से ग्लूकोज में बदल जाएगा एंड इट विल get excreted into the blood. So this is the clinical action of the insulin and it actually directly useful in reducing ये blood glucose level को control करने में ये इंसुलिन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाने के बाद डायबिटीज होती है और टेक्निकली दिस डायबिटीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। उसी प्रकार से ये फैटी एसिड का सिंथेसिस भी बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद बिसाइड्स दैट इट आल्सो इंक्रीजेस द स्टेरिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड। मैंने आपको कल बताया था कि व्हेन द फैटी एसिड एक ईस्टर बॉन्ड से किसी भी ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो उसको ग्लिसराइड कहते हैं। और उसी प्रकार से पूरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के जो तीन आपने देखा था ग्लिसरॉल जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, उसमें तीन कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो तीनों कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल पर अगर एक एक ईस्टर बॉन्ड बन करके वहां पर एक एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फैटी एसिड हम कहते हैं केमिस्ट्री क्लास में, आप इसी को क्या कहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो ना, या हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ये सारे के सारे फैटी एसिड है, ठीक है ना। तो ये कोई भी फैटी एसिड अगर जाकर के ग्लिसरॉल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर जाकर के एक ईस्टर बॉन्ड बना लेता है, ये हम डिस्कस करेंगे और जो हम आपको लिपिड पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि अगर मान लो एक ग्लिसरॉल में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर एक एक ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा फिर ट्राइग्लिसराइड। उसी प्रकार से अगर इंसुलिन की कमी है तो ट्राइग्लिसराइड फिर फैटी एसिड में बदलने लग जाएगा। उसी प्रकार से ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन को कम करता है। इट डिक्रीजेस द प्रोटियोलिसिस, यानी कि प्रोटीन का बिल्डअप शरीर में बढ़ाता है। और ये लिपोलाइसिस, यानी कि वसा के बिल्डअप को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड को वापिस फैटी एसिड बदलने नहीं देता। तो ये लेकिन मेन फंक्शन अगर आपको कोई पूछ ले किसी वाइवा में, किसी एग्जाम में, तो मेन फंक्शन उसका वही है, टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरी बात एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि व्हेन द शुगर इज प्रोड्यूस्ड बायोकेमिकली फ्रॉम द नॉन शुगर सोर्सेस। से फॉर एग्जांपल अगर ये फैट से या प्रोटीन से, एमिनो एसिड से शुगर बनने की जो क्रिया होगी
उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये काम डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता मतलब ये क्या करेगा कि नॉन शुगर जो सबस्ट्रेट है उनसे ग्लूकोज बनाने की क्रिया को रोकेगा, ताकि ग्लूकोज अगर नहीं बने, क्योंकि the responsibility of this hormone is to keep the blood glucose level in check, in the control। ठीक है, तो अगर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ये रोकता है। और ये क्या करता है कि ये कोशिकाओं को इस बात के लिए मजबूर करता है कि आप वो ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करें। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो एमिनो एसिड एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और ये पोटेशियम को भी कोशिकाओं ये अपटेक को इंक्रीज बढ़ा देता है। सो दिस इज द हार्मोनल फंक्शन ऑफ द इंसुलिन दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ। लेकिन हमने आपको जैसे बताया आपको कि जो काम इंसुलिन करता है ना, ग्लूकागॉन उसका उल्टा करता है। जैसे इंसुलिन अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कर रहा है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दैट इज लाइसिस मतलब अपघटन, टूटना, है ना। तो ये क्या करेगा कि ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने की क्रिया करेगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा कि जो एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन सेल्स में, मतलब वॉट एवर द फंक्शन इंसुलिन इज परफॉर्मिंग, द ग्लूकागॉन डज द रिवर्स ऑफ दिस। ग्लूकागॉन ठीक इसका उल्टा करेगा। सो इन दिस वे दीज टू हार्मोन्स वर्क्स। और जैसा आपको पता है कि जिसकी कमी से जो बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये दो तरह के हो, आप सुनोगे आप आगे कि वन इज टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बचपन में भी हो जाता है और एज में भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल होते हैं ना, वो हमारे शरीर के ऑटो इम्यूनिटी से या किसी वजह से हमारे जो बीटा सेल्स है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो नष्ट होने लगते हैं। और उस कंडीशन में कोई उपाय नहीं रह जाता सिवाय इसके कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। तो इसमें जो पेशेंट है इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो आमतौर पर मोटापे से या आदमी पूरे दिन बैठा रह रहा है, उसका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वो सिगरेट ज्यादा पी रहा है, खाना जो है वो ज्यादा खा रहा है, मतलब जितना शरीर को चाहिए उससे ज्यादा खाने में फैट प्रोड्यूस हो रहा है ना, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो कोशिकाएं हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। और साथ साथ जो बीटा सेल्स हैं, ये भी थोड़े इंसुलिन बनाने कम कर देते हैं। लेकिन आज उसमें क्या होता है कि आदमी शुरू में अगर एक्सरसाइज करने लग जाए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने लग जाए, अपने फूड हैबिट को सुधारे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। ये छोटी मोटी दवाइयों से भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अदरवाइज जब यही बढ़ जाता है, जब एक सीमा से आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, तो इन दैट कंडीशन ये जो टाइप 2 वाले होते हैं, इनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक तो यूरिन इसमें बार बार आता है। जो डायबिटीज का पेशेंट होगा वो यूरिनेशन बार बार आएगा, और दूसरी बात कि इसकी यूरिन में ग्लूकोज भी मिलेगा। तो यूरिन में ग्लूकोज मिलने की क्रिया ग्लाइकोस्यूरिया कहलाती है। और बार बार मतलब यूरिनेशन के जो जाने की जो एक कंपल्सन होता है, इसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। और उसी प्रकार से अगर इंसुलिन की ज्यादा कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ब्लड में बहुत हाई रहेगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज शरीर में बहुत हाई रहेगा, लेकिन कोशिकाएं उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर सकती। ब्लड ग्लूकोज भले ही हाई हो जाए, कोशिकाएं उस शुगर को यूज नहीं कर सकती, बिकॉज इंसुलिन इज नॉट देयर। और उस कंडीशन में क्या होगा कि कोशिकाएं फिर दूसरे सोर्स से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। उस कंडीशन में बॉडी का जो फैट है वो मेटाबोलाइज होकर के शुगर प्रोड्यूस करने लगता है। ये आमतौर पर तब भी देखा जाता है जब पेशेंट, जो कोई आदमी फास्ट कर रहा है, मतलब
उपवास में अगर बहुत दिन तक नहीं खाया तो ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तो शरीर जो है फैट से ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। और या फिर जिस मरीज में हाई शुगर है, मतलब द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द वेरी हाई लेवल ऑफ द ब्लड शुगर, से फॉर एग्जांपल उसका 400, 500, 700 हो गया, इन दैट कंडीशन ग्लूकोज इज देयर इन द ब्लड बट इट कांट एंटर इनसाइड द सेल्स। तो उस समय सेल्स जो है वो फिर फैट से बनाने लगते हैं, और उस कंडीशन में कुछ कीटोन बॉडी बनते हैं, इससे कीटोजेनेसिस वगैरह क्रिया होती है। तो ये हम कीटोजेनेसिस और फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। इससे वेट लॉस होता है। वेट लॉस इसलिए होता है कि जैसे फैट मोबिलाइज हो रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से एमिनो एसिड मोबिलाइज होने लगते हैं। सेल्स के द्वारा एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उससे क्या होता है, मसल्स के जो प्रोटीन है वो वेस्ट होने लगते हैं, तो उसमें मसल्स कमजोर होने लगते हैं, आदमी का वेट लॉस होने लगता है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द deficiency of the insulin that we will discuss maybe some while we will be discussing the endocrine system also। तो इसी के साथ आज का लेक्चर, ये जो स्लाइड है मैं आपको नहीं समझा रहा हूं अभी, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन है, ठीक है। और ये जो है अभी ये सिग्नलिंग पाथवे है जो आपके लिए अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। कभी आपको अगर इच्छा हो जानने की तो आप मैसेज करिए, आई विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड, अदरवाइज आई एम लीविंग दिस, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि इतने सारे बच्चे जुड़े हुए, रिस्पॉन्स किसी का आता है नहीं, तो इसीलिए जब तक आप इसको इस स्लाइड के बारे में पूछेंगे नहीं तब तक मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है जो आपको पढ़ना है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।